हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। और आज हम लोग सीडीपी महामैराथन पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम महामैराथन पार्ट 1 में 1 से लेकर 100 तक प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग 101 से 200 प्रश्न करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन को कहा जाता है। और इनका फेमस कथन है कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है। और स्टेटमेंट भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछ देता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थॉर्नडाइक ने अपना पहला प्रयोग किया था तो बिल्ली पर किया था। और ये भी ध्यान रखेंगे, ट्रायल एंड एरर यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? तो डिसकैलकुलिया का संबंध होता है गणना से संबंधित। बालक को अंकों, प्रतीकों और गणितीय क्रियाओं को समझने में कठिनाई होती है, इसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। बच्चे खुद करके सीखते हैं और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। जेंडर क्या है? तो यह एक सामाजिक संरचना है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के लिए तय की गई भूमिकाएं। सेक्स एक जैविक संरचना है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो सेक्स और जेंडर ये दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चा अपने कार्यों की दिशा देने के लिए एक प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। तो बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने कार्यों को दिशा देने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं क्या है? तो आत्मसातीकरण और समष्टीकरण, ये दो प्रक्रिया हैं जिसको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन भी बोलते हैं, के माध्यम से बच्चा नए ज्ञान को व्यवस्थित करता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 108। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि हमें देश के अनुसार बदलना है, तो व्यवस्था के अनुसार बच्चे को बदलना है। व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है। बच्चा फेल नहीं होता बल्कि व्यवस्था फेल होती है, ये बात हमें ध्यान रखना है। हमें बच्चे की जरूरत समझनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि का आप देखेंगे, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने स्पष्ट किया था कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई स्वतंत्र प्रकार है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी में व्यापक अर्थ क्या है? तो शैक्षिक और शैक्षिक दोनों का पक्षों का जो आकलन होता है, जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ खेल, कला और व्यवहार का भी आकलन, तो यही है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। कोहलर के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर पे आता है? तो कन्वेंशनल लेवल यानी कि पारंपरिक स्तर पे आता है। ठीक है, अब बच्चे दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए नियमों का पालन करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। अधिगम क्या है? तो व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, इसी को अधिगम कहा जाता है। अनुभव और अभ्यास के माध्यम से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसी को लर्निंग बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। सीखने की तत्परता का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। यदि बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसे जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता, ये थॉर्नडाइक ने बोला था। इसको आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन में भी दे दे। संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को किसने प्रसिद्ध किया? तो डेनियल गोलमैन ने प्रसिद्ध किया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि सफलता में आईक्यू से ज्यादा ईक्यू की भूमिका होती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, डेनियल गोलमैन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115। स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ या ढांचा का उदाहरण क्या है? तो बच्चे को साइकिल सिखाते समय हम लोग पीछे से पकड़ते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि टेम्पररी सपोर्ट देते हैं। ठीक है, टेम्पररी सपोर्ट अगर हम सीखने के लिए देते हैं, उसके बाद हम लोग वो सपोर्ट खींच लेते हैं, इसी को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे पीछे हटा ली जाती है सीखने के बाद, इसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। दूसरे को देखकर सीखना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? तो उत्तर लिखने में कठिनाई होती है। लिखने में अक्षरों के आकार और बिगड़ने का, लिखने की गति जो हो जाती है वो धीमी हो जाती है। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में विकार, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पियाजे की मूर्त अवस्था की आयु क्या है? मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की आयु क्या है? तो 7 से 11 वर्ष है। पियाजे ने 4 अवस्था दिया था, आप ध्यान रखेंगे, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये था संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, फिर पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और अमूर्त जो था वो 11 से प्लस था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल दिया जा सकता है, पढ़ने से ज्यादा सीखने पर जोर देना। ठीक है, प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? तो दूसरों के साथ झगड़ा करना यह प्रतिभाशाली का लक्षण बिल्कुल नहीं है। सृजनात्मकता और जिज्ञासा प्रतिभाशाली होने के लक्षण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आप सुने होंगे। इसकी जो कंसेप्ट है किसने दिया था? तो ये वाइगोस्की ने दिया था।
जहाँ बच्चा किसी की मदद से पहुँच सकता है। ठीक है, मैंने एक लेक्चर व्याख्यान में बताया भी है इसके बारे में, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन, किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से संबंधित है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है क्रिएटिविटी। अगर आप कई तरीके से सोचते हैं, कई सोल्यूशन सोचते हैं, तो क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, प्रश्न के अनेक उत्तर सोचना, यही है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी इसी को बोलते हैं, क्रिएटिव माइंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, अभिसारी चिंतन किससे संबंधित है? तो इंटेलिजेंस से संबंधित है। ठीक है, ये बुद्धि से संबंधित है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब ध्यान रखें कि निश्चित स्तर तक सही उत्तर तक पहुंचना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो का आप नाम सुने होंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछता भी है। तो शारीरिक जरूरतों से आत्मसिद्धि तक का पिरामिड अब्राहम मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125, बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र सबसे पहले किसने संशोधित किया? तो बुद्धि लब्धि का संशोधन जो सबसे पहले दिया था वो टर्मन ने 1916 में संशोधन किया था। इन्होंने ही 100 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 है, मेंटल एज के बारे में यानी कि मानसिक आयु के बारे में विचार किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिनर ने 1908 में दिया था। बुद्धि परीक्षणों के आधार पर मानसिक क्षमता का आकलन इन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रोबेल है। ठीक है, इन्होंने बच्चों को पौधों और स्कूल का बगीचा माना है। बच्चों को पौधा और स्कूल को बगीचा माना है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना बोझ के सीखना, किसका नारा है? तो यशपाल समिति 1993 में उन्होंने बताया था कि स्कूल बैग का वजन कम करने और समझ विकसित करने पर जोर दिया था। ठीक है, अब माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान क्या है? तो पाठ्य योजना यानी प्लानिंग जो है माइक्रो टीचिंग का प्रथम सोपान है। पढ़ाने से पहले आपको क्या करना है? पाठ्य योजना तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 130, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 किस पर बल देती है? तो एनईपी 2020 में लचीली बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम यानी रटंत विद्या के बजाय समझने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131, अनुवांशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो स्टैटिक यानी स्थिर माना जाता है। जीन और वंशानुक्रम कभी नहीं बदलते, जबकि वातावरण बदलता रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जीन और वंशानुक्रम कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध क्या है? तो शुरू में स्वतंत्र और फिर एक हो जाते हैं, यही वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार है। लगभग 2 साल की उम्र में भाषा और विचार आपस में मिलने लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वास्तविकता के सिद्धांत पर ईगो कार्य करता है। फ्रायड के अनुसार ईड, ईगो और सुपर ईगो आप सुने होंगे। तो फ्रायड ने ईड और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाता है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार। अति सक्रियता यानी कि एडीएचडी क्या है? तो ध्यान का अभाव और अत्यधिक चंचलता। बच्चा एक जगह टिक नहीं पाता है, नहीं बैठ पाता है, कंसंट्रेशन की कमी होती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन पर आधारित है? तो प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म जॉन डीवी की विचारधारा से प्रेरित है। यह विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट किससे मिलता जुलता है? तो स्किनर के पुनर्बलन से मिलता है। ठीक है, सफलता मिलने पर सीखने की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बाला की एक पुस्तक है जिसे शिक्षक को अधोपांत पढ़ना चाहिए, किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। शिक्षक को बच्चों के स्वभाव की पूरी जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, सृजनात्मकता के 4 तत्व कौन से हैं? तो प्रवाह, लचीलापन, ठीक है, मौलिकता और विस्तारण यानी कि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलाबोरेशन। 139 है आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड का सूत्र क्या है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी पहले उदाहरण और फिर नियम, यही आगमन विधि का नियम है। नेक्स्ट है निगमन विधि यानी डिडक्टिव, तो पहले इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, पहले नियम या सूत्र बताते हैं, फिर इसका उदाहरण दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141, सतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है? ताकि अधिगम के अंतराल को तुरंत भरा जा सके, इसीलिए सतत मूल्यांकन जरूरी है। बच्चों की कमियों को समय समय पर पहचानना और सुधारना बेहद जरूरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को सोचने की शक्ति विकसित करना, केवल सूचना देना नहीं बल्कि ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, इसी को शिक्षण बोला जाता है, यही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। 143 है बुद्धि लब्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध है? तो सकारात्मक है लेकिन पूर्ण नहीं है। जरूरी नहीं कि हर आईक्यू वाला बच्चा सृजनात्मक हो, तेज होते हैं बस, क्रिएटिव थिंकिंग भी नहीं होती। ठीक है, तो बात ध्यान रखेंगे। खेल विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक प्ले वे में इसका वर्णन किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण है। कमियों को जानने के बाद ही उनका उपचार संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो फैसिलिटेटर यानी कि सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, बच्चों को सीखने में सहयोग देने वाला। ठीक है, नेक्स्ट 147 है, व्यक्तित्व शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो पर्सोना से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है नकली चेहरा या मुखौटा। कभी भी पूछ देता है पर्सोना का अर्थ। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण इंक बोल्ड टेस्ट किसने दिया था? तो हरमन रोसा ने दिया था। इसे ध्यान रखेंगे, इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं, ये भी पूछ देता है। ऐसे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, अधिगम पठार का मुख्य कारण क्या है? तो रुचि या प्रेरणा की कमी। ठीक है, जब सीखने की प्रगति रुक जाती है।
और 150 है बाल्यावस्था को टोली की अवस्था यानी गैंग एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा समूह में रहना पसंद करता है। इस अवस्था में मित्र और समूह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारा मैं ये पीडीएफ जो भी है मैं टेलीग्राम चैनल फुल टॉस एजुकेशन पे प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे तो आप वहां से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 151। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो 3 बताए हैं, अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक, ठीक है। यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। अल्बर्ट बीने ने पहला सफल बुद्धि परीक्षण कब बनाया था? तो 1905 में बनाया था। इसे बीने साइमन स्केल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत यानी टायर थ्योरी किसने दिया था? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। ये बार बार पूछता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि बताई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 154। प्रवाह, मौलिकता और लचीलापन किसके गुण हैं? तो ये सब के सब सृजनात्मकता के गुण हैं। नई और उपयोगी वस्तुओं के निर्माण की क्षमता इसी से होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। टर्मन के अनुसार औसत बुद्धि आईक्यू कितनी होती है? एवरेज जो होती है वो 90 से 110 के बीच में हो जाती है। ज्यादातर आबादी इसी श्रेणी में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156। मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन के लिए आईक्यू की सीमा क्या है? तो 70 से कम होती है, ठीक है। ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157। डिप्रेक्सिया किससे संबंधित है? तो इसमें फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं, इसमें सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जैसे बटन बंद करना या पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसे डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड किसे कहते हैं? जो सामान्य बालक से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं, उसे विशिष्ट बालक बोलते हैं। इसमें प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 159। प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सा शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो त्वरण या संवर्धन यानी कि एक्सेलरेशन या एनरिचमेंट, पाठ्यक्रम को और चुनौतीपूर्ण बनाना। तब ध्यान रखेंगे त्वरण या संवर्धन प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160। समावेशी शिक्षा की सफलता का मुख्य आधार क्या है? तो लचीली पाठचर्या और शिक्षक की संवेदनशीलता। बच्चों के अनुसार खुद को ढालना समावेशी शिक्षा की सफलता का मुख्य आधार है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161। कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की आयु क्या है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है, 4 से 10 वर्ष है। इसमें सजा और इनाम के आधार पर सही और गलत का फैसला लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 162। पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ किस अवस्था में आती है? कंजर्वेशन की, तो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, ठीक है। बच्चा समझने लगता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। नेक्स्ट हम लोग 163 देखेंगे। अंतर्दर्शन विधि इंट्रोस्पेक्शन के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है, ठीक है। स्वयं के अंदर झांककर अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना, ये विलियम वुंट ने बताया था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 164। बहिर्दर्शन विधि यानी कि एक्स्ट्रोस्पेक्शन के जनक हैं जेबी वाटसन है। तो अगर अंतर बोले तो विलियम वुंट और बाहिर बोले तो जेबी वाटसन। दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करना, ये जेबी वाटसन ने बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165। प्रश्नावली विधि का जनक किसे माना जाता है? तो वुडवर्थ को माना जाता है। सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची का प्रयोग करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था? तो आप ध्यान रखेंगे विलियम किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को सबसे जीवन का कठिन काल बताया है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के कारण यह चुनौतीपूर्ण काल होता है। नेक्स्ट है 167। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो वैलेंटाइन ने बताया था कि शैशवावस्था जो है सीखने का सबसे बेस्ट है, ठीक है। बच्चा इस उम्र में तेजी से और प्रभावी ढंग से सीखता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 168। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो ने बोला था 20वीं शताब्दी को। इस शताब्दी में बाल मनोविज्ञान को सबसे अधिक काम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 169। तथ्यात्मक अधिगम यानी फैक्चुअल लर्निंग की तुलना में अर्थपूर्ण अधिगम यानी मीनिंगफुल अर्निंग पर जोर किसने दिया? फैक्चुअल लर्निंग की तुलना में मीनिंगफुल। तो जब भी ये बात आए तो डेविड आसुबेल को ध्यान रखेंगे, इन्होंने रटने के बजाय समझ कर सीखने पर ज्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट है 170। अधिगम की सोपानिकी यानी हायरार्की ऑफ लर्निंग के रचयिता कौन है? तो रॉबर्ट गेने हैं। इन्होंने सीखने के 8 क्रमिक स्तर बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग गेने के किस सोपान में आता है? तो सबसे निचला जो स्तर होता है, प्रथम सोपान, यह पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे गेने के प्रथम सोपान पर आधारित है। नेक्स्ट समस्या समाधान गेने के किस सोपान में आता है? तो अंतिम स्तर 8वां, सबसे लास्ट में है। 8वां स्तर में समस्या समाधान और पहला स्तर में है आप संकेत अधिगम, ठीक है। सीखने का सबसे उच्चतम स्तर जो है समस्या समाधान है। नेक्स्ट है शिक्षण मशीन टीचिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? तो बीएफ स्किनर ने किया था। स्वयं सीखना यानी सेल्फ लर्निंग के लिए यंत्र का प्रयोग बीएफ स्किनर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन है? तो बीएफ स्किनर है। विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर सिखाना, ये बीएफ स्किनर ने बताया था। नेक्स्ट है 175। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन यानी ब्रांचिंग प्रोग्राम
किसने दिया? तो नॉर्मन क्राउडर ने दिया। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ भी दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छात्र गलतियों के आधार पर उसका उपचार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 176, व्यवहार का परिमार्जन यानी बिहेवियर ऑफ मॉडिफिकेशन क्या है? तो वांछित व्यवहार सिखाना और अवांछित को हटाना, इनाम और दंड का मनोवैज्ञानिक प्रयोग, यही बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कितने मिनट का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 मिनट का होता है भारतीय प्रतिमान के अनुसार। ये 6-6 मिनट के रूप में 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे, माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट है 178, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा में कम से कम कक्षा 5वीं तक पढ़ाया जाए। बच्चे अपनी मातृभाषा में अच्छे से सीखते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। निपुण भारत का लक्ष्य है कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, FLN जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है परख क्या है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। NEP 2020 के तहत छात्रों को आकलन के लिए बनाया गया एक नया बोर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये बहुत बार पूछा जाता है, एरिक एरिक्सन ने दिया था। इन्होंने 8 संकटों अवस्थाओं का वर्णन किया था। नेक्स्ट पहचान बनाम भूमिका भ्रांति किस अवस्था में होती है? तो एक किशोरावस्था में होती है पहचान बनाम भूमिका। बच्चा अपना पहचान खोजने की कोशिश करता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट है 183, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा शब्द किसने दिए? तो कोहलबर्ग ने दिए थे। डिलेमा और रीजनिंग ही नैतिकता का आधार है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और भाषाई रूप में विविध कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विविधता को एक शक्ति रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए, ठीक है, अलग अलग भाषाओं का सम्मान देना। नेक्स्ट है 185, सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो नियमित अंतराल पे जांच, ताकि पढ़ाई के दौरान ही कमियों को सुधारा जा सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186, पोर्टफोलियो क्या है? तो छात्रों के कार्यों का एक क्रमित संग्रह, सब कुछ का अध्ययन एक फाइल के रूप में कर लिया जाता है या बच्चों के प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट है एनेक्डोटल यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? तो बच्चों के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण, व्यवहार के विशिष्ट उदाहरणों को दर्ज करना, यही एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है रूब्रिक्स का उपयोग किसने किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो आकलन के मानदंडों को स्पष्ट करने के लिए, यानी स्कोरिंग गाइड जो निष्पक्ष मूल्यांकन में मदद करती है, इसमें क्या करें, रूब्रिक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189, शिक्षक सहायक सामग्री TLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिगम को प्रभावी और सरल बनाना, देखकर और सुनकर बच्चा बेहतर सीखता है। नेक्स्ट है 190, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स का उदाहरण क्या है? तो टेलीविजन, कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास बेस्ट उदाहरण है। इसमें आंख और कान दोनों सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 191, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ? तो 1987 में। NEP 1986 के तहत शुरू हुआ था। प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधाएं प्रदान करना एक ख्याल रखा गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह की आयु क्या है? लड़का 18 वर्ष, लड़की 18 वर्ष, लड़का 21 वर्ष। बाल अपराधों और स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए ऐसा तय किया गया है। नेक्स्ट जो है पॉस्को एक्ट 2012 किससे संबंधित है? तो बच्चों के यौन शोषण के संरक्षण से संबंधित है, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है 194, मिड डे मील योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई थी? तो तमिलनाडु में शुरू हुई थी। इसे अब PM पोषण योजना कहा जाता है। 195, आर्टिकल 21A का संबंध किससे है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा के लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 196 देख लेते हैं, शिक्षण अधिगम का पिरामिड कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडगर डेल ने दिया। इन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष अनुभव से बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। तो सामने सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से होता है, उससे बच्चे को ज्ञान ज़्यादा मिलता है। 197 है निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? तो पढ़ाई के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसका उद्देश्य सुधार करना होता है और ग्रेड देना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो सत्र के अंत में इसमें योगात्मक मूल्यांकन होता है। इसका उद्देश्य उपलब्धियों की जांच और ग्रेड देना होता है, यानी रिजल्ट जब आपका तैयार किया जाता है इस समय समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। 199 है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? तो निर्माणात्मक आकलन, सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उपयोग किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? तो योगात्मक आकलन है, या जानने के लिए बच्चे ने कितना सीखा है। तो महामैराथन का पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।